शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा और भी तमाम बयान वायरल हुए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने लोगों के बीच में आकर ये बात को बताने की कोशिश की, और ख़ासकर वो एक पूरा कैडर कन्वेंशन कल था हमारा, जो कैडर कन्वेंशन था, उन्होंने उसमें कई बुनियादी बातें जो हम लोग पॉलिसी के तहत इसको आज आपके सामने डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिसी ये आपने कहा कि 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा जो है वो हम फ्री करेंगे। आप ये देखिए इसकी बात क्यों की जा रही है। जो लोग सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग हैं, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति, उत्तर प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय जो है, मुझे लगता नहीं है कि वो इंडिया लेवल पे बहुत एक्लेम्ड है। तो उसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि बिजनौर में और आपके पूरे अगल बगल के ज़िलों में उस तरह से कोई एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। उसका क्या कारण है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत आज के वक्त में है कि हमारे बच्चों को तालीम दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए। तो शिक्षा में क्रांति लाने के लिए हमने फैसला किया कि हम 10 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा को फ्री करेंगे। और अगर ये बात हम करें शिक्षा फ्री कैसे की जाएगी, तो उसके लिए बजट एलोकेशन होगा। और सबसे बुनियादी ज़रूरत की चीज़ ये है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है वो प्रॉपर एजुकेशन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही। मैं कहना ही चाहूँगा आपको कि स्कूल्स हमारे जो हैं, एक बच्चा गरीब का बच्चा है, रिक्शा पुलर का बच्चा है, ऑटो रिक्शा पुलर का बच्चा है, गरीब मजदूर का बच्चा है, तो क्यों अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता? जब संविधान ही कहता है, राइट टू एजुकेशन की बात संविधान कर रहा है, तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? तो हम इस बात के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 10 से लेकर 12वीं तक हम बच्चों को शिक्षा मुफ्त में देंगे, और उसके लिए जो भी सुविधाएं करनी हम करेंगे। स्कूलों में जो प्रॉपर सिलेबस होता है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो अमीर के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, आप देखिए कि 2 बच्चों में अगर हम कंपेरेटिव एक स्टडी करें, तो गरीब का बच्चा जो है वो अगर 5 क्लास का बच्चा अगर है, तो उसमें 2 बच्चे हैं गरीब का, एक बच्चा कॉन्वेंट का पढ़ने वाला बच्चा है। तो कॉन्वेंट का बच्चे का जो कैलिबर है, जो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, वो कभी बच्चे में नहीं हो सकती। क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पा रहे, और एक बच्चा फराटे से इंग्लिश बोल रहा है, हमारे बच्चे नहीं बोल पा रहे। तो इसकी वजह यह है कि हमने अब तक उसूली तौर पर कभी भी स्कूलों में शिक्षा का महत्व नहीं दिया। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 12वीं तक शिक्षा फ्री हो, और हमारे जो टीचर्स हैं उसे पढ़ाने वाले उनको एजुकेट करें प्रॉपर। एजुकेटेड तो वो लोग होते हैं, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन के साथ में, R&D के साथ में उनको हम बाहर भेजकर उनको ट्रेन करें, ताकि हमारे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे सकें। जैसे कि बाहर आप जाते हैं इंडिया से बाहर, तो उन सारे इलाकों में बड़े बड़े कंट्रीज़ में क्या होता है कि प्रॉपर काउंसलिंग होती है टीचर्स की, जो बच्चे उनकी काउंसलिंग किस तरह से की जाए। और एक गरीब का बच्चा जब बढ़ के आगे बढ़ेगा, तो जो उनकी प्रतिभाएँ हैं वो उभर के सामने आएंगी। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन हम देखते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो ख़त्म हो पाएगा पूरे देश में। टीचर्स को आपने जैसा भी बताया, टीचर्स को SIR प्रक्रिया में लगा दिया है और तमाम सरकारी मामलों में लगा दिया है। क्या लगता है कि टीचर्स का काम सिर्फ पढ़ाना है या इन कामों में भी ध्यान? देखिए, टीचर का काम तो पढ़ाना होना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी लगाई है, उसने B.Ed किया है, ग्रेजुएशन किया है, MA किया है, MIT किया है, और उनको अब किस कामों में लगा रहे हैं? साल के 365 दिनों में एक शिक्षक जो हमारा होता है, जिनको हम सब कुछ मानते हैं, गुरु कहते हैं अपना, और हम ये कहते हैं, हमारे देश की सभ्यता ये है कि हमारे गुरु जो हैं सब कुछ होते हैं हमारे लिए। तो गुरु को हम किस तरह इस्तेमाल करें? उन गुरु को हम इस्तेमाल करें सेंसर बनाने के लिए, उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं पोलियो ड्रॉप दिलाने के लिए। तो इन चीज़ों में उनकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, उनका जो कैलिबर है वो ख़त्म हो रहा है। तो हमने कोशिश की, और ये हम कोशिश करेंगे जब हम सत्ता पे आएंगे, कि हम अपने गुरुओं को, अपने शिक्षकों को 8 घंटे की नौकरी के बाद में उनको ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले उनको, और इन चीज़ों में फजूल चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, आपकी सरकार अगर सत्ता में आती है, तो और क्या क्या आपकी जो है प्राथमिकताएं रहेंगी काम करने की, जिनसे आम जनता को फायदा हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो 3-4 फैक्टर्स हैं ना, एक तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति ये देखी है कि मैं जब बिजनौर में घूमता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, तो यहाँ प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स है, प्राइवेट अस्पताल जो, वो तो ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन बुनियादी तौर पर गरीब अगर इंसान है, तो उसको अगर एक किडनी का डायलिसिस कराना हो, उसको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना हो, उसको अगर हार्ट डिजीज़ हो गया हो, तो बेचारा कहाँ जाएगा? एम्स में इतनी भीड़ है। मैं तो देखता रहता हूँ, हमारे जो लोग हैं, राष्ट्रपति जी के बनने के बाद हमारे पास हज़ारों एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। उन एप्लीकेशंस में एम्स के लिए रिकमेंडेशन होता है। तो हम यहाँ पर इतनी सरकारें रहीं, यहाँ पर हर सरकारें रूल किया, उसके बावजूद भी बुनियादी तौर पर जो हम देखते हैं, तो सुविधाएँ हम क्यों नहीं दे पा रहे? बेसिक जो नीड है सिविलाइजेशन के लिए, सिविलाइजेशन को, नागरिक को, वो हम क्यों नहीं दे पा रहे? स्वास्थ्य सुविधाएँ हमारी अवेलेबल नहीं है। एक छोटे इंसान को अगर पैथोलॉजी में जाना है, MRI कराना है, CT स्कैन कराना है, तो उसके पास पैसे नहीं है। गरीब आदमी, गरीब लोग जो हैं, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, वो कहाँ जाएंगी? तो इन बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों को हमें देना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो आप देखें कि हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनके जो पूरा सिस्टम इस देश में चल रहा है, खासकर मुझे साथ जान के बड़ा अफसोस हुआ उत्तर प्रदेश में कि हमारे जो पुलिसकर्मी, हमारे भाई जो हैं, वो 20-22 घंटा नौकरी कर रहे हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी कहाँ बच रही है? वो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखता है, सड़कों पे ज़मीन पर दिखता है। वो
तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम आने वाले वक्त में जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता पे आएंगे, तो उनके अंदर ये जो पूरा उनका जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है आपके बीच में, कि उनकी 8 घंटे की नौकरी उनकी हो, और अगर 8 घंटे ज़्यादा नौकरी कर भी रहे हैं तो उनको बोनस मिले, सरप्लस मिले। जैसा आपने देखा होगा जो ओवर टाइम होता है, तो ओवर टाइम को क्यों नहीं दिया जाता है, प्लस संडे को उनकी छुट्टी हो, हफ्ते में की छुट्टी हो। तो हमारे CO हैं, SP हैं, या फिर जो हमारे जो लोग होते हैं, आला अधिकारी तो मज़ा कर लेते हैं, लेकिन जो बुनियादी सुरक्षाकर्मी हमारे हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं या जो अधिकारी होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है फ्रस्ट्रेशन में गुजर जाती है। तो मैंने एक चीज़ और सुना आपके यहाँ पर कि ये बॉर्डर का जो इलाका आपका है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर होता है, जहाँ का डिस्ट्रिक्ट का वो अगर रहने वाला होता है तो वहाँ उसका ट्रांसफ़र नहीं होता, या बॉल के डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र भी नहीं होता, दूर ट्रांसफ़र्स होते हैं। अगर 2 दिन छुट्टी किसी को मिली है तो बेचारा क्या करेगा, वो वहाँ जा भी नहीं पाता है, तो अपने घर वालों से नहीं मिल पा रहा, बच्चों से नहीं मिल पा रहा, उनके ट्रांसफ़र रेगुलर होते रहते हैं, तो उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। इन सब सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में पुलिस का पूरी बोर्ड बनाया जाए, उसमें पूरा रेवोल्यूशन लाया जाए, और पुलिस की जो जॉब है उस जॉब में लोग आने में खुशी महसूस करें। इससे करप्शन भी ख़त्म होगा, ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। और इसके साथ साथ जो महिला सुरक्षा का जो काम है, आपने देखा होगा कि NCRB का डाटा ये कहता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चियों जो हमारी बहनें हैं उन पर बलात्कार हो रहा है। क्या कारण है उसका? अगर हम इन सिस्टम के सब में काम करना शुरू करें और हम पुलिस के सिस्टम को अच्छा कर दें, उनके फ्रस्ट्रेशन ख़त्म कर दें, और एक फुल फ्लेज तौर पर पूरे तौर पर जो भारत का संविधान है, जो क्राइम पॉलिसी है, उसको लागू करें, उसको रिनोवेट करें, अगर इस चीज़ें रोकने में हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इन चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं, जिन चीज़ों पर आज तक भारत में जो लोगों ने हुकूमत की है, उत्तर प्रदेश में हुकूमतें की हैं, तरह तरह की पार्टी यहाँ पर रही हैं, इन लोगों ने बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों पे कभी लोगों को वहाँ पर मुहैया कराने में नाकामयाब रहे। अच्छा, एक आम जनता का सवाल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। होता क्या है, पुलिस जब किसी प्रोग्रेसी के मामले में, किसी मामले में मुजरिम को पकड़ती है तो उसके पैर में गोली मारी जाती है। जो इसी तरह की घटनाएं वो बार बार पुलिस दिखाती है कि हम चेकिंग कर रहे थे, तभी वहाँ से व्यक्ति सामने से आया और उसने पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास करा। यानी जो ये मुठभेड़ है, गोली मारी जाती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्राइम जो है ना, वो क्राइम है, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो क्राइम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन भारत के कानून में जो ये जो लॉ अबाइडिंग जो चीज़ें हैं, अगर रूल ऑफ लॉ अगर इस्टेब्लिश होगा, अब तक क्या है कि संविधान तो इस्टेब्लिश है, लेकिन रूल ऑफ लॉ जो इस्टेब्लिश नहीं होता है, तो रूल ऑफ लॉ अगर इस्टेब्लिश होगा यहाँ पर, तो गोली पैर में नहीं मारी जा सकती। आप गिरफ्तार कर सकते हैं, न्यायिक हिरासत में भेज सकते हैं, उसके बाद तो जुडिशरी डिसाइड करेगा उसको। लेकिन आज के वक्त में पुलिस वो सब कुछ होकर रह गया, क्योंकि ऊपर सिस्टम पूरा इस तरह चल रहा है कि मुसलमानों को, खासकर दलितों को, पिछड़ों को वो इंसान मानते नहीं, इंसान को उनको जानवर मानते हैं। तो जब किसी को जानवर आप मानते हैं तो इस तरह हरकत आप करते हैं। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मानवता के आधार पर, मानवीय मूल्यों पर सरकार बने हमारी, जिसमें ऐसे लोग चुनकर आएँ जो लोग, जिनके सेंसिटिविटी हो, जो पढ़े लिखे लोग हों, उनके अंदर में अगर इंसानियत होगी तो वो इंसानियत के हिसाब से काम करेंगे। और जब एक अच्छे सरकार बनती है, ईमानदार लोगों की सरकार बनती है, जो नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल होते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं वो, और संविधान के अधीन काम करने वाले लोग कभी इस तरह काम नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, आप झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और आपको उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, किस तरीके से तैयारी रहेगी 2027 के चुनाव? देखिए, आपने अगर साहब काशीराम को पढ़ा हो, उनकी नीतियों को पढ़ा हो, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा हो, ज्योतिबा फुले को पढ़ा हो, तो उनकी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी ना, उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं गरीब के बच्चों को उनका हक मिले, हम ये चाहते हैं किसानों को उनका हक मिले, MSP के आधार पर किसी किसान को उनका प्रॉपर हक मिले, कोई भी किसान ऐसा ना हो खुदकुशी कर ले, हमारी बच्चे जो है, माताएं बहनों, उनको सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले, ऐसा निज़ाम बने, ऐसी व्यवस्था और स्ट्रेटजी बनाई जाए, इसमें सबको बराबरी का अधिकार मिले। वो इंसान ये महसूस करे कि मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं इस देश का रहने वाला हूँ, मैं इस देश का भारतीय हूँ, ये देश मेरा है। ये जो गर्व है, ये सम्मान जो है, इसको वापस लाने के लिए, और इस देश में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मसला जो चल रहा है पूरा, लोग इनसिक्योर हो गए हैं। खासकर आप देखेंगे कि खासकर मुसलमानों में, दलितों में, पिछड़ों में इनसिक्योरिटी आ चुकी है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की हमारी कोशिश है कि हम पूरे तौर पर इस पूरे विचारधारा के साथ में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ें, और सारे लोग की, जो लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, इन सब के जीवन में हम खुशहाली लाएँ, और खुशहाली लाने के जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाने को तैयार हैं। EVM को किस तरीके से? देखिए, EVM तो एक बड़ा मसला है, पिछले 10-12 सालों से हम लोग खुद लड़ रहे हैं, और पूरे इस देश में जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, वो EVM के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ EVM पे अगर ये हम कह दें कि EVM ही सब कुछ है, तो फिर दूसरी जगहों पर जहाँ पे सीटें जीती जा रही हैं, जो लोग जिसको पर इंडिया अलायंस कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं, वो कैसे सीटों को जीत रही हैं? तो कहीं ना कहीं अगर EVM ही सब कुछ होता तो BJP को कास्ट सेंसस, BJP को डिमार्केशन, BJP को परिसीमन नहीं करना होता, तो कानून लाना नहीं पड़ता उनको।
तो कहीं ना कहीं ईवीएम का रोल है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, लेकिन उन चीज़ों पे अपनी हम कमियों को छुपाकर हम काम इसको नहीं रोक सकते। मैं एक आप बात ही कहना चाहूँगा आपको, 2017 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर थी वेस्ट बंगाल में, और 2026 आते आते भारतीय जनता पार्टी जो है आज वहाँ पर वो 91 सीटों पर है। तो अगर ये मान के चल रहे होते कि ईवीएम सब कुछ हो जाएगा तो फिर मेहनत वो नहीं करते। इसी तरह से जो पार्टियों ने मेहनत की, आपके यहाँ पर नगीना के एग्जाम्पल है, यहाँ के लोगों ने मेहनत की, यहाँ के दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों, हर समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद साहब को बीजेपी और कांग्रेस इंडिया अलायंस सुपर इंडिया अलायंस था उनके ऊपर फोकियत दिया, उनको सुपरसीड करके हम लोग चुनाव को जीते। यहाँ पर हमने बीजेपी को हराया। यहाँ पर ईवीएम का मामला यहाँ क्यों नहीं चल पाया? जिनका लाठी डंडा मजबूत होता है झंडे के साथ में, वो कभी इस तरह की बात नहीं करती। ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है इस देश का, लेकिन सिर्फ ईवीएम बड़ा मुद्दा है, ईवीएम के ऊपर हम सब ढेकड़ा को फेंक दें कि ईवीएम ही सब कुछ है, ये गलत बात है। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में और पूरे प्रदेश में घूमकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम सब जैसे छोटे कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश में आकर मेहनत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाल हो। इस देश में सबसे बड़ा प्रदेश आपका प्रदेश, अगर हमने यहाँ मेहनतें की और आपने काशीराम साहब की विचारधारा के साथ में दलित को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को जोड़ा, इनके बीच में इत्तेहाद कायम किया, तो सारे समाज के लोग खुशहाल होंगे। आपने आज़ाद समाज पार्टी का साथ दिया, यकीनी तौर पर आपने ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए आपने कोशिशें की हैं जिस तरह आपने नगीना को बनाया। अगर हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और आपने हमारा साथ दिया, आज़ाद समाज पार्टी का साथ दिया, तो आने वाले वक्त में हमें उज्ज्वल, सबसे बेहतर, जिसको उत्तम प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश को बना के दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं